नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए एहतियात के उपाय, सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण ही कोविड के खिलाफ जीत का मंत्र। केंद्र ने बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण प्रवासी श्रमिकों के संबंध में तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 155 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग 19 जनवरी से शुरू। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। पश्चिम बंगाल में न्यू दोमाहानी रेलवे स्टेशन के निकट गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की घटना में 6 लोगों की मौत और 31 घायल। रेल मंत्री आज घटनास्थल का जायजा लेंगे। मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और पोंगल का त्योहार आज मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया। और क्रिकेट में केपटाउन में तीसरा और निर्णायक टेस्ट मैच आज, दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 111 रन की जरूरत। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवली निगम। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत निश्चित रूप से सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में सफल रहेगा। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति और इसके संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के साथ लगातार तीसरे वर्ष जूझ रहा है। इसमें सफलता हासिल करने का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत है और जीत ही एकमात्र विकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया एहतियात, सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण ही कोविड के खिलाफ जीत का मंत्र है। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर पहले का संशय अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेज गति से लोगों को संक्रमित कर रहा है। उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा। ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे, उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए, इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली बार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया एहतियाती, सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण इस बार भी जीत का मंत्र है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को यथासंभव नियंत्रित किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश में बने टीके पूरी दुनिया में भारत की श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इस चुनौती से निपटने के लिए भारत की क्षमता और तैयारियों को दर्शाता है। कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है।
कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को तेज करने पर भी बल दिया। केंद्र ने कोविड संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों के संबंध में तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट। बैठक में राज्यों ने बताया कि कुछ जगहों पर रात्रि और सप्ताहांत कर्फ्यू को छोड़कर देश में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों तथा औद्योगिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी तक लगाए गए सीमित प्रतिबंधों के कारण प्रवासी श्रमिकों के असामान्य पलायन की कोई खबर नहीं है। प्रवासी कामगारों के बड़े पैमाने पर पलायन की कुछ मीडिया रिपोर्टों को असत्य पाया गया है और ये भी देखा गया कि ऐसी रिपोर्टें पुरानी तस्वीरों पर आधारित थीं। मंत्रालय ने बताया है कि पूरे देश में कारोबार की स्थिति सामान्य है। कुछ राज्य सरकारें पहले ही जरूरतमंद मजदूरों को सूखा राशन बांटने की योजना बना चुकी है। भारतीय रेलवे विशेष रूप से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और सिकंदराबाद सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों की स्थिति पर करीबी से नजर रख रही है। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 1 वर्ष से भी कम समय में 155 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर भारत ने नए साल में नई उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से टीकाकरण की इस गति को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सभी पात्र लोगों से दोनों टीके लगवाने का भी आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केवल हल्के और बिना लक्षण वाले लोगों को घर में ही पृथकवास की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर मामलों में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का हल्का प्रभाव पाया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि केवल सामान्य से गंभीर लक्षण वाले रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। हल्के और बगैर लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के खास बिंदुओं पर चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि ऐसे मरीजों को घर में अलग हवादार कमरे में रहना चाहिए। हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर अपना ध्यान बना के रखें। जैसे ही हमें कोई इंडिकेशन दिखाई देता है, कोई सिम्टम दिखाई देता है, हम अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज में अगर आप जल्दी ढूंढ लेते हैं तो वो माइल्ड ही रहता है और आप उसको जल्दी ठीक हो सकते हैं। दूसरा फोकस है कंटेनमेंट, यानी कि ट्रैकिंग पर। तो आपके जो भी लोग जिनके आप संपर्क में हैं उनको अवगत कराएं, वो भी आइसोलेशन में रहें, सिम्टम्स हो वो भी टेस्ट कराएं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तीसरा फोकस है ट्रीटमेंट, चाहे वो होम आइसोलेशन जो कि हम पाते हैं कि इस केस में अधिक संख्या में लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे, उसकी गाइडलाइन के अंतर्गत होम आइसोलेशन में रहें। चौथा, हमारे को हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता हो तो हम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह से अपग्रेड करते रहें, बनाते रहें, बढ़ाते रहें। चौथा एस्पेक्ट जो हमने कहा है वैक्सीनेशन, यह क्लियरली हमारे सामने उभर कर आता है कि वैक्सीनेशन आर वेरी यूजफुल। संयुक्त सचिव ने बताया कि मरीजों को त्रिस्तरीय मास्क का प्रयोग करना चाहिए और इसे 8 घंटे के बाद बदल देना चाहिए। मरीजों से ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सुविधा का प्रयोग करने की अपील की और चिकित्सकों से संपर्क में रहने को कहा। उन्होंने कहा कि दवाई लेने के बाद भी अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो उन्हें तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे से स्पॉटलाइट कार्यक्रम में FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण हमारी वेबसाइट air.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। राजधानी दिल्ली में कल 28,867 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कल 22,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए और 31 लोगों की मृत्यु हो गई। राजधानी में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 94,000 से अधिक है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए एहतियाती उपायों, सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण ही देश के खिलाफ कोविड के खिलाफ जीत का मंत्र। केंद्र ने बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण प्रवासी श्रमिकों के संबंध में तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 155 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसिलिंग 19 जनवरी से शुरू। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। पश्चिम बंगाल में न्यू दोमोहानी रेलवे स्टेशन के निकट गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी से
पटरी से उतरने की घटना में 6 लोगों की मौत और 31 घायल। रेल मंत्री आज घटनास्थल का जायजा लेंगे। मकर संक्रांति, भोगाली, बिहू और पोंगल का त्योहार आज मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया और क्रिकेट में केपटाउन में तीसरा और निर्णायक टेस्ट मैच के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका को आज जीत के लिए 111 रनों की जरूरत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की काउंसलिंग 19 जनवरी से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी देश के भविष्य हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये लोग कर्तव्य ही सेवा है के मंत्र के साथ अपने करियर को नई दिशा देंगे। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही राज्य में 7 चरणों की चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। ये जिले हैं शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। पहले चरण के चुनावों के लिए पर्चे भरने की अंतिम तिथि 21 जनवरी है। 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पर्चों की जांच 24 जनवरी को होगी। राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कल 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने भी कल 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने नई दिल्ली में पिछले 3 दिनों से जारी बैठक में अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा की है कि वह राज्य में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शिवसेना 50 से 100 उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। 7 चरणों के मतदान में करीब 15 करोड़ मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी कल शाम पश्चिम बंगाल में न्यू दोमोहानी रेलवे स्टेशन के निकट पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 31 घायल हो गए हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये रेलगाड़ी कल शाम करीब 5 बजे न्यू दोमोहानी स्टेशन से रवाना हुई। बीच रास्ते में ये रेलगाड़ी न्यू दोमोहानी और न्यू मैनागुड़ी स्टेशन के बीच पटरी से उतर गई। यात्रियों को सुरक्षित निकालने का कार्य पूरा हो गया है। दुर्घटना से प्रभावित 290 यात्रियों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी कल रात करीब 10 बजे दुर्घटनास्थल से गुवाहाटी की ओर रवाना हुई। कुछ रेलगाड़ियों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। दुर्घटना की उच्च स्तरीय रेलवे सुरक्षा जांच के आदेश दिए गए हैं। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए तथा मामूली रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की और रेल दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हैं 0361273162 और 2731 रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी और रेलवे सुरक्षा महानिदेशक आज सवेरे दुर्घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। आज मकर संक्रांति है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मकर संक्रांति और पोंगल पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री नायडू ने कहा कि सूर्य देव को समर्पित मकर संक्रांति का त्योहार उत्तरायण काल की शुरुआत का प्रतीक है। असम में माघ या भोगाली बिहू का त्योहार आज परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाले इस उत्सव में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। मंत्रोच्चार के बीच लकड़ी और घास फूस से बनाए गए मेजी और भेलाघर जलाए गए। उरुका के अवसर पर कल रात सामुदायिक भोज आयोजित किए गए। तमिलनाडु में आज पोंगल का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन से थाई महीने की शुरुआत होती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये त्योहार मुख्य रूप से फसल और खेती से जुड़ा है। दक्षिण भारत में पोंगल त्योहार नई फसल के आने की खुशी में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन भेगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाते हैं। इतना ही नहीं, इस त्योहार को लोग नए साल के रूप में भी मनाते हैं। इस खास मौके पर पोंगल नाम का भोजन बनाया जाता है, जिसमें दूध, चावल, घी और गुड़ जैसी चीजों की मदद ली जाती है। इन भोजन को नए बर्तन में ही बनाना बहुत शुभ माना जाता है। त्योहार पर
लोग नए नए कपड़े तो पहनते ही हैं, साथ ही घरों में रंगोलियां भी बनाई जाती हैं। लेकिन इन दिनों कोरोना जैसी महामारी ने सभी त्योहारों को फीका कर दिया है और लोग घर में ही रहने के लिए आमादा हैं और ज्यादातर अपना समय टीवी, मोबाइल और लैपटॉप पर ही बिता रहे हैं। जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। मकर संक्रांति के अवसर पर आज 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। सूर्य नमस्कार 8 आसनों का समूह है जिसे मन और शरीर के समन्वय से 12 चरणों में किया जाता है। ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया। देश और विदेश के प्रमुख योग संस्थानों ने इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में भाग लिया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार से शरीर में शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। श्री सोनोवाल ने बताया कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालूभाई ने कहा कि सूर्य नमस्कार योग का एक प्रमुख अंग है। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मथाई मंजूरन का, जिनका निधन 14 जनवरी 1970 को हुआ था। ट्रेड यूनियन के एक सक्रिय ऊर्जावान नेता मथाई को 1933 में स्नातक करने के तुरंत बाद किसान श्रम आंदोलन में भाग लेने के कारण महीनों तक जेल में रहना पड़ा। बाद में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें अनेक बार बंदी बनाया गया। इस बीच उन्होंने केरल सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। त्रावणकोर रियासत में मथाई का प्रवेश 2 बार प्रतिबंधित किया गया। जय भारतांबेडकर वंदनम जनकोटिकल्क जीवामृतम। आजादी के बाद मंजूरन केरल में कन्नूर के मदाई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बने। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। 1967 में वे श्रम मंत्री बने और 2 वर्ष तक इस पद पर रहे। 1970 में अपनी मृत्यु तक वे लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहे। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का नमन। आज हम विख्यात लेखिका महाश्वेता देवी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से शोषितों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। महाश्वेता देवी का जन्म जाने माने कवि और उपन्यासकार मनीष घटक के परिवार में हुआ था। उनकी मां धरित्री देवी भी
एक जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। महाश्वेता देवी पर गणनाट्य के साथ बचपन के जुड़ाव का गहरा असर था। गणनाट्य समूह ने 1930 और 1940 के दशक में बंगाल के गांवों में थिएटर के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में मास्टर डिग्री लेने के बाद महाश्वेता देवी ने एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम शुरू किया। हमारे प्रतिभादेर भाषा, हमारे प्रतिरोधेर आগুন, দ্বিগুণ জলে যেন দ্বিগুণ দারুণ প্রতিশোধে করে চূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শত ষড়যন্ত্রের ঢাল যেন আনে মুক্তির আলো আনে আনে লক্ষ্য শত প্রাণে শত লক্ষ্য কোটি প্রাণে আমার प्रतिभादेर। उनकी पहली पुस्तक झांसी रानी, झांसी की रानी 1956 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध के इतिहास को उकेरा गया था। ये रानी लक्ष्मीबाई के अत्यंत व्यक्तिगत इतिहास का चित्रण है, जो एक असाधारण महिला थीं। बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो गई लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्र सोच की बालिका से एक स्वतंत्र युवा नेता के रूप में विकसित हुई थीं। उन्हें एक दूरदर्शी सेनापति के रूप में दिखाया गया है, जो अपने सिपाहियों का पूरा ध्यान रखती हैं और एक माँ के रूप में अपने अबोध शिशु के लिए भी चिंतित होती हैं। 1977 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अरण्येर अधिकार, वन पर अधिकार, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित थी। इसका कथानक 19वीं शताब्दी की अंतिम उथल-पुथल भरी अवधि के इर्द गिर्द घूमता है। महाश्वेता देवी की लघु कथाओं के 20 संग्रह और लगभग 100 उपन्यास प्रकाशित हैं। ये मूलतः बंगला भाषा में ही है। उनकी प्रमुख कृतियों में 1084 माँ, रोदाली, मूर्ति और अरण्येर अधिकार शामिल है। महाश्वेता देवी को साहित्य जगत में अतुलनीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान। आम लोगों के हित के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रही महान हस्ती को भावभीना नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलेगा। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अभी 111 रन की जरूरत है। इससे पहले कल भारत की दूसरी पारी 198 रन पर सिमट गई। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर कुल 211 रन की बढ़त ली। कल का खेल समाप्त होने तक कीगन पीटरसन 48 रन बनाकर क्रीज पर थे। एल्गर ने 30 रन बनाए और वे कल अंतिम गेंद पर आउट हो गए। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 14वां संस्करण वेस्टइंडीज में आज से 5 फरवरी के बीच खेला जाएगा। ये मैच एंटीगा और बारबुडास, ट्रिनिडाद और टोबैगो, सेंट किट्स एंड नेविस और गुआना में होंगे। वेस्टइंडीज पहली बार विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। भारत अपने अभियान की शुरुआत कल दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलकर करेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आज घना कोहरा छाया रहा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। इन शहरों में तापमान 7 डिग्री से 31 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, गैंगटोक और ईटानगर में बादल छाने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल मुख्यमंत्रियों से चर्चा को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा सतर्क रहने की जरूरत, घबराने की नहीं। हिन्दुस्तान ने मंथन शीर्षक से लिखा है, कोरोना के नए स्वरूपों से लड़ने की तैयारी। दैनिक ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री की सलाह को दिया है, ऐसी रणनीति बनाएं, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने की खबर सभी अखबारों में है। लोकसत्य की सुर्खी है, ट्रेन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने लिया जायजा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से हुई बात। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होने की खबरें राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के लिए रणनीति की खबरें इसके साथ ही हैं। भारत और ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू होने पर दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, द्विपक्षीय कारोबार दोगुना होने में मिलेगी मदद। भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत पर अमर उजाला लिखता है, दोनों पक्षों ने आगे की बातचीत जारी रखने का फैसला किया। भारतीय स्टार्टअप ने जुटाई $42 अरब की रकम, लिखता है राष्ट्रीय सहारा। पत्र ने रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ये स्टार्टअप न सिर्फ नवोन्मेषी समाधान और तकनीक लेकर आ रहे हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं। कल जारी फॉरेस्ट रिपोर्ट को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। पत्र के अनुसार दिल्ली में हरियाली का दायरा घटा, यूपी बिहार ज्यादा हरे भरे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, 2 वर्ष में जंगल बढ़े, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी को राजस्थान पत्रिका ने सचित्र देते हुए लिखा है, कुदरत ने बर्फ से किया कुल्लू में मनु मंदिर का अद्भुत अभिषेक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए एहतियात के उपाय सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण ही कोविड के खिलाफ जीत का मंत्र है। केंद्र ने बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण प्रवासी श्रमिकों के संबंध में तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 155 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग 19 जनवरी से शुरू। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले चरण में मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। पश्चिम बंगाल में न्यू दोमोहानी रेलवे स्टेशन के निकट गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की घटना में 6 लोगों की मौत, 31 घायल। रेल मंत्री आज घटनास्थल का जायजा लेंगे। मकर संक्रांति, भोगाली, बिहू और पोंगल के त्योहार आज मनाए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया। और क्रिकेट में केपटाउन में तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच का आज चौथा दिन। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 111 रन की आवश्यकता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।